नमस्कार। आज मैं आपको भारत के कुछ राज्यों की लोक कलाओं के बारे में जानकारी दूंगा। यद्यपि भारत की लोक कला अद्भुत है, ये लोक कलाएं प्राचीन काल से ही अपना विशिष्ट स्थान बनाए हैं। देश की जन लोक कला तथा जनजातीय कला दोनों ने ही अपनी अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। चित्रकलाओं में जैसे कलमकारी, फड़ चित्रकला, मधुबनी चित्रकला आदि उल्लेखनीय हैं। उसी प्रकार देश के विभिन्न राज्यों के अंतर्गत की जाने वाली कलाओं का वर्णन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया, आज मैं इसमें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान की लोक कलाओं का सूक्ष्म वर्णन करूँगा। आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रकारिता बूटा बुमालू अति प्रसिद्ध हैं। बूटा बुमालू आंध्र का एक लोक नृत्य आकार है। यहाँ पर इसके विभिन्न खिलौने जो लकड़ी, बाँस, लकड़ी के छिलकों, पेपर आदि से बनाए जाते हैं, इसे बास्केट टॉयज भी कहा जाता है। ये आकार में बड़े तथा भार में हल्के होते हैं। भीतर से ये खोखले होते हैं। तेलुगु आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य आकृतियों को इसमें प्रमुखता से दिखाया जाता है। यहाँ की कलमकारी में कलम अथवा पेन से कॉटन या सिल्क के कपड़े पर मुक्त हस्त चित्रकारी अथवा ब्लॉक प्रिंटेड छपाई से आकारों में रंग भरा जाता है। इसमें देवी देवताओं के चित्रों को प्रमुखता से बनाते हैं। हिंदू लोग चित्रकारों व गायकों के माध्यम से हिंदुओं की आध्यात्मिक कहानियों को दर्शाकर अथवा गाकर जन जन तक पहुंचाया करते थे। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में भी इसके बीज दिखाई देते हैं। कलमकारी चित्रों को बनाने वाला कलमकार कहलाता है। मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश के किला कृष्णा जिले में यह कला कभी खूब फली फूली थी। इस चित्रकारिता के अंतर्गत हिंदू देवी देवताओं में कृष्ण व इससे संबंधित रासलीलाओं, पार्वती, विष्णु, श्री जगन्नाथ, रामायण व महाभारत की कथाओं के अतिरिक्त कमल, मोर आदि के दृश्यों को बहुलता से दर्शाया गया है। चित्रकार पानी और लोहे के बुरादे में गुड़ मिलाकर काले रंग से रेखांकन करते थे। अनार की छाल को उबालकर पीला रंग तैयार किया जाता था। मजीठी की छाल से लाल रंग बनाते थे। नीला रंग नील के पौधे से बनाया जाता था। नीला तथा पीला मिलाकर आसानी से हरा रंग बनाया जा सकता है। यहाँ पूर्णतः प्राकृतिक रंगों को ही प्रयुक्त किया जाता था। अब मैं आपको गुजरात में किस प्रकार से चित्रकारी या गुजरात की लोक कला के दर्शन होते हैं ये बताऊंगा। गुजरात जैन लघु चित्रों के लिए अथवा पोथी चित्रों के लिए जो ताड़पत्रों या पाम लीफ पर बने होते हैं के अतिरिक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जाना जाता है। गुजरात के तोरण
जिसमें कि कढ़ाई किए हुए प्रायः स्वागत के समय लगाए जाने वाले चकला या वॉल हैंगिंग, किनखाब तथा कपड़े रंगने की कला निराली है। इसमें गुजरात की बंधेज कला का भी बहुत बड़ा नाम है। संस्कृत के शब्द बंधन, जिसका अर्थ बंधना होता है, जिस कारण इसका नाम बंधानी भी है। यद्यपि गुजरात में इसे गरचोला कहा जाता है। बंधानी कला गुजरात के अतिरिक्त राजस्थान में भी अति प्रसिद्ध रही है। राजस्थान की अन्य कलाओं का वर्णन मैं आगे करूँगा। गुजरात की बंधेज कला में स्त्री पुरुष दोनों ही बंधेज कला में निपुण होते हैं। ऐसी जानकारी मिलती है कि प्राचीन पांडुलिपियों में भी बंधनी के संदर्भ मिलते हैं। वाणभट्ट ने हर्षचरित में राजश्री के विवाह की तैयारियों का वर्णन करते हुए बंधनी बनाने का वर्णन किया है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों की वेशभूषा में अंकित 3 पत्तियों वाली बेल बूटियों के अंकन से भान होता है कि उस समय से ही छपाई या कढ़ाई या वस्त्र आदि की रंगाई के कार्यों का प्रचलन रहा था। वस्त्रों का प्रयोग व उन्हें आकर्षण बनाने की भावना अति प्राचीन काल से ही रही है। वर्तमान में बंधेज कला से ओढ़नी, चूनर, सलवार, लहंगे, कुर्ती, दुपट्टे, स्कर्ट, झबले, लुंगी आदि परिधान निर्मित किए जाते हैं। दैनंदिनी प्रयोग में आने वाले चादर, कुशन कवर, रजाई गद्दे आदि भी इसी प्रकार की कला से सुशोभित होते हैं। बंधन कला में वस्त्रादि को अलग अलग स्थान या स्थानों पर बांध कर बनाते हैं। इस प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं। इससे पूर्व की प्रक्रिया को लिकाई कहते हैं, जिसके अंतर्गत श्वेत वस्त्र पर इच्छानुसार अलंकरण बनाए जाते हैं। बंधेज की अंतिम व महत्वपूर्ण प्रक्रिया रंगाई व इससे पूर्व टिपाई होती है। टिपाई में उकेरी गई रंगीन आकृति पर बांधी गई गांठों के इर्द गिर्द लगे अवांछित रंगों की सफाई की जाती है। रंगाई में जिस वर्ण अथवा रंग को कपड़े के जिस भाग पर चढ़ाना होता है, उतना ही भाग रंग के अंदर डुबोया जाता है। रंग का कार्य करने वाले को रंगरेज कहा जाता है। राजस्थान में भी बंधेज कला के प्रसिद्ध केंद्र जयपुर, जोधपुर, कोटा, बाड़मेर आदि हैं। राजस्थान की लघु चित्रकला देश की ख्याति है। इसके विभिन्न स्कूल अथवा शैली जैसे मेवाड़, बूंदी कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नाथद्वारा आदि हैं। राजस्थान की फड़ चित्रकारी, जिसे स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है, आसानी से मोड़ी अथवा लपेटी जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से कपड़े पर चित्रकारी की जाती है। यद्यपि सूचीपत्र, मकान की सजावट तथा कटावदार डिजाइन के रूप में भी यह चित्रकारी की जाती है। इस चित्रकारी में मुख्य रूप से कपड़े पर बने चित्र, जिसे लपेट कर रखा जा सके, की जाती है। फड़ चित्रों में
धार्मिक रूपाकारों को प्रमुखता से बनाया जाता है। इसमें राजस्थान के लोक देवताओं का चित्रांकन होता है। प्रायः पाबूजी तथा देवनारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। पाबूजी स्थानीय नायक हैं को फड़ चित्रों में स्थान मिला है। पाबूजी के प्रायः 13 हाथ लंबे तथा देवनारायण जी के चित्र 30 फीट लंबे बनाए जाते रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में लोक देवता पाबूजी का चित्रित किया गया फड़ चित्र संग्रहित है। इसके अतिरिक्त अनेकों फड़ चित्र राजस्थान व इसके बाहर भी हैं। ये चित्र एक प्रकार के कथावाचन को दृश्य में प्रदर्शित करते हैं। राजस्थान का जोशी समुदाय फड़ चित्रकारिता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। श्री लाल जोशी, नंदकिशोर जोशी, प्रकाश जोशी, घनश्याम जोशी तथा शांतिलाल जोशी आदि ने इसमें नवाचार तथा रचनात्मकता से बड़ा नाम कमाया है। वर्ष 1960 में श्री लाल जोशी जी ने भीलवाड़ा राजस्थान में कला कुंज की स्थापना की, जिसे आज चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। इस चित्रकारिता में मुख्य रूप से प्राकृतिक व कपड़े पर ही वानस्पतिक रंगों का प्रयोग होता है, जिसके लिए कपड़ा, पत्थर, फूलों, पौधों तथा जड़ी बूटियों के पौधों को ही प्रयुक्त किया जाता रहा है। रंगों को पानी के साथ गोंद में मिलाकर कपड़े पर लगाया जाता है। राजस्थान का लोक हस्तशिल्प भी बड़ा सुंदर एवं मनमोहक है। पत्थर, टेराकोटा, जादू और कुंदन स्वर्णकारी, चमड़े का काम, गैसो वर्क तथा कठपुतलियों आदि में इसके दिग्दर्शन होते हैं। गैसो वर्क, जिसे नक्काशी कला भी कहते हैं, दीवार, छत, बर्तन आदि के अतिरिक्त चमड़े पर भी की जाती है। हमने जाना कि किस प्रकार से चित्र हमारे समाज में जन जन को आकर्षित करने के लिए तैयार किए जाते थे तथा प्रकृति से प्राप्त सामग्री से तैयार सतहों पर उनका उपयोग किया जाता था, जो पर्यावरण को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते थे। यहाँ तक कि चर्म या चमड़े को भी समुचित उपयोग कर उसे आकर्षक रूप दिया जाता था। ये सभी कलाएं पर्यावरण के अनुकूल अर्थात इको फ्रेंडली रही हैं। यद्यपि इनमें से कई कलाओं का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, जो बड़ा ही चिंता का विषय है। हम सबको चाहिए कि हम अपने आसपास की सभी जनलोक कलाओं तथा जनजातीय कलाओं के रखरखाव, संवर्धन एवं संरक्षण के लिए तदनुसार कार्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।